हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बेटा जी, आज लेकर आया हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट अध्याय जिसका नाम है मानव जनन। 12वीं कक्षा का ये है हमारा तीसरा अध्याय, जनन इकाई का। ठीक है, तो बेटा जी आ गया हूं मैं और मेरे ख्याल से आप लोग भी आ गए होंगे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बस कुछ ही दिन और हैं, 12 सितंबर बस पास में आती हुई है ना। थोड़ी सी धक 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 होनी भी स्टार्ट हो गई होगी, हैं। टेंशन ना लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। चलिए जी, नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है, वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम है, सब कुछ है। बस एक ही चीज मेन चीज है, क्या आप पढ़कर आए हैं? रोज मैं पूछता हूं, जल्दी से मुझे बताएं, क्या आज आप पढ़कर आए हैं? जल्दी से बताइएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, पढ़कर आए हैं? यस सर, पढ़कर आए हैं। वेल डन, बहुत अच्छे। श्यामा, रिंकी, करण, अर्जुन, तृप्ति, समीक्षा, निशा, श्यामा, रिंकी, ओके, प्रियंका, अरुण, सोनू, शालिनी, काजल, सृष्टि, 07, डॉक्टर विजेंद्र, लक्ष्मण, सलमा, जुबेर, निर्मला, राजेश, बिपिन, कलीम, बहुत अच्छे। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का। चलें आगे बिना किसी टाइम वेस्टेज के। बेटा जी आपको पता ही है, चैप्टर है मानव जनन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। टाइमर आपको पता ही है, 30 सेकंड। कोशिश करिएगा जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सही सटीक आंसर करने की। लास्ट में जरूर मुझे बताइएगा। मैं फिर बोल देता हूं, कल वाले बच्चों के भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था, आज जाकर मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, नहीं दे पाया था कल वाले जो हुआ था उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था, कहीं थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया था। तो बेटा जी आज मैं जरूर दूंगा और कल वालों को भी रिप्लाई दूंगा। किसके कितने कितने सही हुए थे, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा। ये मत बोलना सर आपने कल वालों के रिप्लाई नहीं दिए थे, मैं दूंगा, जाकर दूंगा। हाँ जी, तो बेटा जी ये होएगा, आज भी यही होएगा। अगर आप पढ़कर आए हैं तो बड़ा मजा आने वाला है, पढ़कर नहीं आए हैं तो मौज नहीं होगी बेटा फिर। देखो, ठीक है, नीट 2022 का वीआईपी कोर्स चल रहा है जिसमें ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं और साथ साथ सिलेक्शंस हुए हैं। इस कोर्स में सब कुछ दिया जाएगा आपको, जो भी आप मांगोगे सब कुछ दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ संपर्क करना है, कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ जानकारी लेनी है इस कोर्स से संबंधित, तो 01247158 पर कॉल करिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। और जो ऐप पर है उनके पास आएगा एक छोटा सा पोल, जल्दी से मुझे बताइएगा, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स? सर दिस इज फेवरेट चैप्टर। ओए होए 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 होए, हाँ जी बेटा ये फेवरेट चैप्टर है। चलो आगे चलते हैं। जमवाल के बारे में क्या बनेगा? कौन सा वीडियो बनाया जमवाल के बारे में, कब बनेगा, क्या कहना चाहते हो नंदलाल? मुझे समझ में नहीं आया। सर जी इंग्लिश मीडियम के टीचर्स बता दीजिए बेटा, ऐप पर आपको सब मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे टीचर्स दिख जाएंगे, आपको ऐप पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जाकर देखिएगा, ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, करें स्टार्ट? बताओ, करें स्टार्ट? करें करें करें, क्या आप रेडी हैं? एक बच्चे ने बोला नीट एस्पायरेंट्स, बहुत अच्छा नाम है, नीट एस्पायरेंट्स, वेरी गुड। लेकिन मेरे लिए एस्पायरेंट से बेटर एक शब्द है, मेरे को एक याद आ रही है, एक मूवी थी, ग्रीक मूवी है, और अगर आपने सुना हो स्पार्टन्स, सुना है? 300 मूवी थी स्पार्टन्स, है ना। 300 भारी पड़ गए थे, कितने, 1,00,000 लोगों पर, है ना, उनको बोला जाता है स्पार्टन्स। तो मेरे लिए आप यही जो 300 और भी होंगे कई सारे होंगे, मेरे लिए आप सारे के सारे एस्पायरेंट्स नहीं, आप स्पार्टन्स हैं, जो फोड़ देने वाले हैं किसको? नीट के एग्जाम को। हाँ जी, चलिए रेडी हैं? आइए बेटा जी, पहला प्रश्न आता हुआ सोच समझकर करिएगा। 2020 में 2 आपके कोड्स थे, उसमें एक में आपके आए हैं 3 और एक में आए थे 2 प्रश्न। मैं टोटल 5 लेकर आया हूं, 2020 के 5 प्रश्न हैं। देखिएगा, करिएगा, सोचिएगा 2020 के प्रश्न जो आए हैं आप में से कितने बच्चों को आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आता हुआ सोच समझकर करिएगा, 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। पहला, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होता है।
ऑप्शन सामने है, सोचिए। द्वितीय अंडक जो होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूरा कब होता है? पढ़कर आए हैं तो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे, मुझे विश्वास है आप पर। वैसे टाइमर हो गया, अगर आपको 5-6 सेकंड और चाहिए तो ले लीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून हो गया, जल्दी से आंसर लगाएं बेटा। सर डन डनाडन डन कर दिया। आइए देखते हैं बेटा। द्वितीय अंडक, सेकेंडरी oocyte, जब एक मादा के अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है, क्या बोला मैंने? मादा के ओवरी से, अंडाशय से जब अंडोत्सर्ग होता है तो बाहर क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। ना 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 ना, मनुष्यों में अंडाणु नहीं निकलता। क्या निकलता है? द्वितीय अंडक निकलता है। और वो द्वितीय अंडक, ध्यान से सुनिएगा, वो जो द्वितीय अंडक जो होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये अंडाशय, ठीक है, हाँ जी मेरे भैया, ये अंडाशय है। इस अंडाशय से जो बाहर संरचना निकल रही है वो निकल रहा है द्वितीय अंडक। और ये द्वितीय अंडक जो निकल रहा है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte या ओवा भी बोल देते हैं बेटा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पूरा नहीं हुआ। कौन सा? पर्टिकुलरली कौन सा? अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री द्वितीय जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ, वो रुका हुआ है। किसमें? मध्यावस्था द्वितीय में। मध्यावस्था द्वितीय में, यानी मेटाफेज सेकंड में। याद रखना, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनिएगा। यहां से बाहर कौन निकला है? द्वितीय अंडक निकला है, जिसमें अर्धसूत्री द्वितीय अभी पूरा नहीं हुआ। कहां पर रुका हुआ है? मेटाफेज सेकंड के बाद रुक गया है। अब क्या बचा है? एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अब ये सब यहां पर जाता है, ये बैठता है तुम्बिका क्षेत्र में, यानी एम्पुला क्षेत्र में, और वेट करता है 24 घंटे के लिए। किसका? शुक्राणु का। शुक्राणु आएगा, जैसे ही टच करेगा, ओ हो, जैसे ही टच करेगा, टच करते ही कंप्लीट हो जाएगा क्या? अर्धसूत्री द्वितीय। और अर्धसूत्री द्वितीय अगर कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अर्धसूत्री द्वितीय अगर कंप्लीट हो गया तो बनता है क्या? द्वितीय अंडाणु। सॉरी, तो क्या बनता है? अंडाणु। और द्वितीय ध्रुवीय काय, सेकंड पोलर बॉडी, जो बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद होता है निषेचन। याद रखना, द्वितीय ध्रुवीय काय जब निकल जाता है ना, उसके बाद होता है क्या? निषेचन। याद रखिएगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको आती थी अच्छी बात है, नहीं आती है तो पढ़ना बेटा। आंसर जरा सोचिए। द्वितीय अंडक का अर्धसूत्री विभाजन होता है, कब होएगा? कब होएगा? जब आकर संलयन होएगा, आकर जुड़ेगा। कौन आकर जुड़ेगा? शुक्राणु। किसके पास? अंडाणु के पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? सेकंड। ठीक है, बताएं सही किया था? यस सर, बी आंसर किया था। वेल डन, जबरदस्त। 4 नंबर पक्के आपके नीट 2020 वाले इस प्रश्न के, है ना? 4 नंबर पक्के हो गए हैं। चलो जी, ये आता था आपको, वेल डन, वेरी गुड। चलिए जी, मौज कर दी। आइए और मौज करेंगे। दूसरा प्रश्न आता हुआ, गलती मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है? दूसरा आता हुआ सिंपल से है, ज्यादा कठिन नहीं है। पढ़कर आएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, नहीं पढ़कर आएंगे तो गलतियां हो सकती है। दूसरा, मिलान करना है स्तंभ पहले का स्तंभ दूसरे से मिलान करना है। कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, कुछ संरचनाएं दे रखी हैं, जल्दी से मिलान करिए। शूटर देवांश, बातें नहीं है, सिर्फ आंसर करिए बेटा। और नंदलाल कुमार, कृपया करके आंसर दीजिए। वीडियो बनाएं। कौन सा वीडियो बनाइए? क्या जमवाल लगा रखा है भाई तुमने? आकांक्षा ठाकुर, उस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा बेटा। अभी सिर्फ यहां पर फोकस करें। हाँ जी, कर लिया क्या भैया? टाइमर हो गया समाप्त? कर लिया? सच्ची? पक्का? क्या बात है। अरे भैया आज भी, अरे पढ़कर आए हैं भैया, अरे क्या बात है। आतिफ जमाल, यस बिल्कुल पढ़ाते हैं बेटा, लेकिन अभी हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, कर लिया। और मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया भैया। 4 नंबर पक्के,
इस प्रश्न के भी आपके। आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कहीं ना कहीं। एक सिंपल सी चीज मैं पूछता हूं आपसे, एक सिंपल सी चीज, आप मुझे ये बताइए, क्या आज की डेट में कोई लेडी या कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भावस्था धारण कर लेती है, कैसे पता लगाती है? ये एक दंपति जोड़ा जो है, उसमें जो मादा जो है वो गर्भ धारण कर लेती है, उसको कैसे पता लगता है? पहले के जमाने में कैसे पता लगता था, आज के जमाने में कैसे पता लगता है? पहले के जमाने में क्या होता था कि आर्तव चक्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो सोच लेते थे क्या या तो गर्भ धारण हो चुका है। आज के जमाने में कैसे, जल्दी कैसे पता लगता है? तो आपको पता होना चाहिए, मार्केट में क्या आती है, कुछ किट आती हैं, ठीक है, उन किट का इस्तेमाल किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। अब उस किट में एक टेस्ट, ये जो किट में जो टेस्ट होता है ना, इस टेस्ट का नाम होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट। याद रखना, ग्रेविडेक्स टेस्ट। अब भैया इस टेस्ट में क्या होता है, याद रखना, एक महिला के, एक मादा के, एक फीमेल के जीवन काल में सिर्फ ये हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, कौन सा? मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ओनली एंड ओनली निकलता है कब? जब वो गर्भ धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? गर्भ धारण कर लेती है। अब जरा सोचिए, एक स्त्री है जिसने गर्भ धारण कर लिया, तभी उसके शरीर से निकलता है कौन? HCGH। और हार्मोन बेटा काम करने के बाद निकाल दिए जाते हैं किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। अब जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, इट मींस उसके अंदर निकला है HCGH, और ये HCGH कार्य क्या करेगा, कौन निकालेगा, वो अभी मैं बताऊंगा। जरा सोचिए, एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके मूत्र में क्या आ रहा है? HCGH। जो एक सामान्य महिला जो गर्भ धारण नहीं किया, जिसने, उसके मूत्र में नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा? HCGH। केवल किसमें होएगा? जिसने गर्भ धारण कर लिया, उसके मूत्र में, उसके यूरिन में क्या होएगा? HCGH। अब ये जो किट जो होती है ना, ये किट जो होती है, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, इसके अंदर ग्राही होते हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि मूत्र में HCGH है या नहीं है। अगर है इट मींस वो महिला प्रेग्नेंट है, अगर नहीं है इट मींस वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस किट को हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट बोला जाता है। इस टेस्ट के द्वारा एक स्त्री प्रेग्नेंट है या नहीं है ये पता लगा लिया जाता है। अब साहब ये निकालता कौन है? तो याद रखना, ये निकालता है कौन? अपरा। कौन निकालती है? प्लेसेंटा। और ये काम क्या करता है मेरे भाई? याद रखना, ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है क्या निकालने के लिए बेटा जी? प्रोजेस्टेरॉन। भूल मत जाइएगा, गर्भावस्था के दौरान, किसके दौरान? गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए प्रेरित करता है कौन? HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो जरा इस प्रश्न का आंसर सिर्फ इतना सा अगर आप देखते, क्या? अपरा से निकलता है मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन। अगर इतना सा देख लेते ना मेरे भाई, आपका आंसर आ जाता। एक सेकंड, कहीं है यहां है, खत्म। हाँ जी बताएं, क्या इतनी सी यस डैमेज होने से बचाती है, उससे प्रोजेस्टेरॉन निकालवाती है? विशाल कुमार बिल्कुल सही है बेटा जी। हाँ जी, क्या इतनी सी बात अगर आप जानते तो धड़ाम से आंसर लगाते बी, और मुझे विश्वास है आप सभी ने आंसर लगाया है बी। यस, HCGH का इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया तुम तो पहले ही डॉक्टर बन गए रे, हैं? क्या बात है। चलो तो बेटा जी लगा दिया बी, सही किया है। सर हलवा था। अरे सर ये तो बूंदी का हलवा था। सर ये तो लड्डू था। आ मेरे लड्डू, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आता हुआ, निम्न में से कौन ग्रेफी पुट्टिका से अंडाणु के मोचन करवाएगा? ग्रेफियन पुट्टिका से अंडोत्सर्ग करवाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वेरी गुड प्रज्ञा, अपरा देखकर ही बता दिया था, वेल डन। जोना पेलुसिडा ओवम की परत, ठीक है भैया बिल्कुल है। इसका आंसर बताएं बेटा, इसका आंसर। हाँ इसमें अब आप करेंगे गलती, मुझे पता है, कईयों ने कर दी है। हाँ जी, ये नहीं था लड्डू प्रश्न, ये नहीं था हलवा। क्यों मेरे लड्डू?
कर दी ना गलती। आतिफ जमाल, अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं अभी हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश के और भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं डाउटनट में, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताएं, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने लगाया ये सर LH की निम्न सांद्रता, है ना। शब्द देखा LH, अरे सर LH मिल गया, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सर हमने पढ़ा था LH की जो निम्न LH जो होता है वो अंडोत्सर्ग कराता है। हाँ कराता है, मैंने कब मना किया, लेकिन LH की बढ़ी हुई मात्रा कराती है। प्रश्न में ऑप्शन में क्या था, LH की बढ़ी हुई मात्रा कि निम्न मात्रा। देखो देखो बंधु, अरे बांगड़ू जरा देखो रे, LH की निम्न सांद्रता की उच्च सांद्रता, अरे बाबू उच्च सांद्रता कराती है LH की और एस्ट्रोजन की। याद रखना, LH की और एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा क्या कराती है मेरे भाई, याद रखना अंडोत्सर्ग कराती है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताओ, LH की बढ़ी हुई मात्रा दे रखी है, नहीं। FSH नहीं। एस्ट्रोजन की उच्च मात्रा, हां जी। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर है बेटा जी C। कितने बच्चों ने लगाया था C? सर D नहीं रे, D नहीं होएगा, प्रोजेस्टेरॉन की उच्च मात्रा नहीं, एस्ट्रोजन की उच्च मात्रा। याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन तो क्या कराता है, जो गर्भाशय की जो भित्तियां होती है ना, जो एंडोमेट्रियम, उसको मोटा कर देता है, ताकि वो जो युग्मनज, जो आगे जो कोरक खंड बनेंगे, आगे जो कोरक पुट्टी बनेगी, वो जाकर उससे चिपक जाए। इसलिए गर्भाशय की भित्तियों से स्त्रावण कराता है, या गर्भाशय की भित्ति जो होती है उनको मोटा कर देता है, उनसे तरल स्त्रावित कराता है, उनको मैनेज करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। किसकी? गर्भाशय की भित्तियों को। एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा या LH की बढ़ी हुई मात्रा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हो गया ना सर, सबसे पहले मैंने लगाया था, वेल्डन जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आइए आगे चलते हैं। क्या बात है भैया, आज तो भौकाल मचा दिया रे तुमने, 377। चलिए एक्सपेक्ट करते हैं आगे या नेक्स्ट लेक्चर्स में 400 क्रॉस होने चाहिए, हैं जी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 400, है ना। आइए बेटा जी, यहां पर ये था तीसरा प्रश्न, आगे चलते हैं। सही किया था गलत किया था? सर BSc नर्सिंग कौन कौन करेगा? अभी पहले नीट पर फोकस कर बेटा। ऊंचा सोचेगा तो ऊंचा कुछ बड़ा अच्छा होगा, नीचा सोचेगा तो और नीचे पायदान पर खिसकेगा, है ना। तो पहले ना एम्स का एग्जाम अलग होता था, नीट का अलग होता था। हमेशा बच्चों को यह बोला जाता था एक्सपेक्ट हाई, मतलब आप एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई इतने बड़े स्तर की होनी चाहिए कि नीचे वाले स्तर आराम से क्लियर हो जाए। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है? एम्स के लेवल का पढ़ो। जब आप एम्स के लेवल का पढ़ोगे तो नीट तो छोटा सा बच्चा होता है। अब हालांकि दोनों चीजें समान हो गई, एक साथ हो गई, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है ना। तो बात यह है कि अभी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा साइड में रखो इस सोच को। अभी सिर्फ इतना सा, क्या व्हाइट कॉलर जॉब, क्या डॉक्टर बनना है ना। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। आगे नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ नीट 2020 का ही। मानव में 12 सप्ताह यानी प्रथम त्रिमास की सगर्भता में अंत में क्या अवलोकित होता है? एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन उठी है, ये ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से हैं भैया। 12 सप्ताह हो गए हैं, ट्राइमेस्टर, पहला ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही जो है वो कंप्लीट हो गई है, 3 महीने कंप्लीट हो गए गर्भधारण के, तो क्या होगा? क्या बात है, मैंने तो 400 का एक्सपेक्ट किया था, 403 हो गए। अरे जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, मजे ही आ गए भैया। चलिए हाँ जी, मानव में 12 सप्ताह की सहगर्भता के अंत में क्या अवलोकित होता है? अगर आप पढ़कर आए हैं, एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन उठकर आई है बेटा। जब मैं अपनी मम्मी के गर्भ में थे, तो जब हमारी मम्मी के गर्भ धारण की 3 महीने हो गए थे, तो हमारे शरीर के जितने भी मुख्य अंग हैं, हमारा हृदय, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा मस्तिष्क, ये जितने भी अंग हैं, अंग ऑर्गन्स, ये बन चुके थे। बस उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकास हो रहा था।
खत्म। अगर पढ़े होते ये साफ साफ आंसर लगाया होता। क्या? अधिकांश मुख्य अंग तंत्र या अंगों से मिले हुए अंग तंत्रों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब भैया अंग बन जाएंगे तो अंग तंत्र तो ऑब्वियस ही बात है बनेगा ही बनेगा। हाँ जी, कर दिया, कर दिया, यही किया था। अरे वाह, जियो मोरे राजा। चलिए जी, अंग तंत्र बन जाएंगे, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, आपका तंत्रिका तंत्र, सारे तंत्र बन चुके हैं। बस धीरे 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 अब उसके बाद क्या होना है? विकास होना है। आंखों की पलकें बनेंगी, फिर वो पलकें जो होंगी उनपे उनपे भौहें आ जाएंगी, फिर वो अलग हो जाएंगी। शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, ठीक है। और जिन कोमल बालों को एक बार मैं बता देता हूं, इन कोमल बालों को बोला जाता है लेनुगो। अभी आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो नवजात पैदा होता है, उसके सिर पर, उसके शरीर पर छोटे छोटे कोमल बाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेनुगो। याद रखना, लेनुगो आ जाते हैं। भ्रूण गति करने लग जाता है 5वें महीने के अंत में। क्या करने लग जाता है? गति करने लग जाता है। यही किया था। वेल डन। आइए आगे चलते बेटा जी। ये चौथा प्रश्न था, एक आखिरी प्रश्न आपके 2020 के नीट के पेपर का। अभी तक मेरे ख्याल से आप में से सभी बच्चों के राइट गए होंगे। यस, 5 महीने में गति करने लग जाता है। वेल डन विशाल कुमार, बहुत अच्छे। आइए बेटा, पांचवा 2020 का क्वेश्चन जल्दी से मिलान करें, और मुझे पता है आप पॉइंट सेकंड्स में आप आंसर कर देंगे, पॉइंट सेकंड्स में आप आंसर कर देंगे इसका। अगर देखने में परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा ये प्रश्न। प्रियंका चौधरी, तुम जबरदस्त हो गुड़िया, तुम देखते ही आंसर लगा रही हो। वेल डन। हाँ जी, कर लिया बेटा, कर लिया पक्का। अब जरा सोचिए। सर डनाडन डन, क्या बात है, मजे ही आ गए हैं। आप मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप अपने आप से पूछना, क्या आपके अंदर 1% चेंज आया बायोलॉजी के एग्जाम्स के इन पेपर्स को करने में? 1% का चेंज आया? जहां आप पहले थोड़ा सा समय लिया करते थे, एक प्रश्न को पूरा पढ़ते थे, धीरे धीरे करते थे, क्या अभी भी वही चल रहा है? ये चेंज आया आप में? सोचना, अपने आप से पूछना, क्या आपके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज आया है कि नहीं आया? क्या आप नीट का एग्जाम में जो बायो का पेपर है, अगर आप उसमें 1 या 1.5 घंटा लगा रहे हैं उसको करने में, आज की डेट में क्या आप अभी भी 1-1.5 घंटा लगाएंगे या कम समय में हो जाएगा आपसे? सोचना अपने आप से। अगर आपके अंदर चेंज आया है तो भैया हमारा काम सफल हो गया। और मेरे ख्याल से कई बच्चों में चेंज आया है, मैं जानता हूं, जिन्होंने फटाक से आंसर दिया है। और आंसर इसका अंडाशय। क्या निकलता है भैया? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। और ये भी नहीं आता था अपरा, अभी अभी बताया था, मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन। ये दो देख लेते, जल्दी से आंसर आ जाता आपका। क्या? डी। ए का सेकंड कहीं नहीं है, ए का सेकंड ये कहीं नहीं था, बी का फर्स्ट कहीं नहीं था। बस मैं ये 2 देखता, मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, हाँ मेरे ये दोनों आंसर सही हैं। खत्म। बताओ। तो टाइम बचाना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, किसमें? नीट के एग्जाम में। कम टाइम लगाना है और थोड़ा सा टाइम हमें देना है। किसको मेरे भाई? ध्यान से सुन लेना, बायो में जितना जल्दी कर सकते हो सही सटीक करो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा कर चलो। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। क्योंकि बायो वाला बच्चा जो है मात कहां खाता है? फिजिक्स में खाता है, भौतिकी में खाता है। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा टाइम निकालो, किसमें से? बायो के में से निकालो, और थोड़ा सा दे दो। किसको? फिजिक्स को, भौतिकी को दो। ठीक है, क्योंकि वहां पर होती है गड़बड़ी, है ना दया? वहां पर थोड़ी सी क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो बायो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आप टाइम निकालोगे और फिजिक्स को दोगे। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे चलते हैं। ये थे बेटा जी सिंपल से 5 प्रश्न जो 2020 के थे। मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चों के 5 के 5 प्रश्न हुए हैं सही। जबरदस्त, वेल डन। आइए आगे चलते हैं बेटा। छठा प्रश्न, नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का परिवहन का क्रम देखिएगा। अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना हो ले लीजिएगा। 4 ऑप्शन देखिए और सोचिए शुक्राणुओं का परिवहन यहां पर किस किस तरीके से, कौन कौन सी नलिकाओं से होता है।
कर लिया बेटा जी? कर लिया आंसर? और टाइम लेना है? देख लिया? देख लिया? गड़बड़ी तो नहीं करी? पक्का ना? चलो अब आप मुझे बता दो, सिंपल सी मैं आपसे चीज पूछ रहा हूं क्या, कि भैया ये वृषण है, इस वृषण में वृषण पालिकाएं हैं, लगभग 250 से 300 क्या होती हैं? वृषण पालिकाएं होती हैं मेरे भाई। और इन वृषण पालिकाओं में क्या होती है? शुक्र जनक नलिका। एक वृषण पालिका में 1 या 2 या 3, सिर्फ जल्दी जल्दी समझाने के लिए क्या, कि भैया वृषण है, उस वृषण में, वृषण को हमने अंदर से भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग को हमने बोला वृषण पालिका, है ना। 250 से 300 क्या मिल रही है? वृषण पालिका। और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 क्या मिल रही है? शुक्र जनक नलिका। ये शुक्र जनक नलिकाएं आगे चलकर एक जाल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एक जाल बना रही हैं। और इस जाल को अंग्रेजी में बोला जाता है रेटेटेस्टिस और हिंदी में बोला जाता है वृषण जालिकाएं। क्या बोला जाता है? वृषण जालिकाएं। और फिर इन वृषण जालिकाओं से एक नलिका निकलती है, एक नलिका निकलती है, और उस नलिका का नाम क्या होता है? शुक्र वाहिका। क्या नाम होता है? शुक्र वाहिका। वासा इफ्रेंचिया। और वासा इफ्रेंचिया बाहर निकलती है किससे? वृषण से बाहर, और खुलती है किसमें? एक बड़ी सी संरचना में, एक बड़ी सी नलिका में, जिसका नाम होता है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। अब साहब ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये आगे चलकर खुलता है किसमें? शुक्रवाहक में। और शुक्रवाहक जो होती है वो वृषण कोश से बाहर आ जाती है। सिंपल सा। ये शुक्रवाहक किससे आ जाएगी? वृषण कोश से बाहर आ जाएगी और जाकर खुलेगी स्खलन नलिका में, जो शुक्राशय की जो नलिका जो होती है उसके साथ जुड़ेगी और क्या बनाएगी? स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। और वो फिर किसमें खुल जाएगी? मूत्र मार्ग में। खत्म। इतनी सी बात थी। तो आपको पथ याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? याद है? शुक्र जनक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग। इस तरीके से क्या होता है? परिवहन होता है। अब इतना सा अगर आप जानते थे तो इस आंसर को देखते ही सही लगाते। बताओ क्या किया था आप लोगों ने? यही किया था कि नहीं किया था? बी इज करेक्ट आंसर। शुक्र जनक नलिका, वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग का आखिरी भाग सिरा जो होता है यूरेथ्रल मेटस होता है। बताएं यही किया था? हाँ जी यही किया था। बिल्कुल सही है मेरे भाई। इजी है, इजी है, बहुत इजी है। ये देखिए ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर को पढ़ने में भी मजा आता है, और इस चैप्टर के प्रश्न तो और भी मजेदार होते हैं, आप आराम से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पादप नहीं है, प्लांट्स नहीं है, है ना। जब प्लांट्स आते थे तो बच्चे आते थे कितने? 200, 250, ज्यादा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मेरे भाई बॉटनी, जूलॉजी दोनों 50-50% वेटेज रखती हैं किसके? नीट के एग्जाम में। तो जितना आप इंटरेस्ट जंतु विज्ञान में दिखा रहे हैं उतना आपको पादप विज्ञान में भी दिखाना पड़ेगा। यानी आपको बॉटनी भी उतनी अच्छी आनी चाहिए जितनी आपकी जूलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए सर गलत हो गया। अरे ना रे, ऐसा मत करो। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। चले आगे। गलत हो गया, कोई बात नहीं, याद रखना। ठीक है, गलती कर रहे हो सुधारना उसको, कहां गलती कर रहे हो। आइए बेटा जी नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ सामने। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड यानी द्वितीय ध्रुवीय काय कब बाहर निकलता है? बता दिया है, सोच समझकर लगाइएगा। 2019 का है ये प्रश्न। प्रज्ञा ये फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये नीट के क्वेश्चन है। मैंने कल भी बताया था बुक्स में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? जो नीट में आए हैं वहां से आए हैं, है ना। सभी बुक्स में होते हैं ये प्रश्न। आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, सभी बुक्स में प्रश्न मिल जाते हैं इससे। शनाया कोई बात नहीं बेटा, गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को सीखो, गलती मत करना आगे। हाँ जी चलें आगे। कर लिया, टाइमर हो गया है समाप्त। अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर एक सिंपल सा प्रश्न। अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अंडाशय से क्या निकला था? द्वितीय अंडक, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, निकला किसमें आ गया? फैलोपियन नलिका में आ गया। फैलोपियन नलिका में बैठा है, किसकी वेट कर रहा है? शुक्राणु की। शुक्राणु आएगा, संलयन करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ेगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, पूरा क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। और क्या बनेगा? द्वितीय ध्रुवीय काय बन गया। अब ये द्वितीय ध्रुवीय काय निकल जाएगा,
निकल जाएगा। यानी शुक्राणु आया, द्वितीय ध्रुवीय काय बना, द्वितीय ध्रुवीय काय निकल जाएगा, फिर शुक्राणु का माल मसाला अंदर आ जाएगा और फिर हो जाएगा निषेचन। तो जरा सोचिए, द्वितीय ध्रुवीय काय कब निकला? जब शुक्राणु आया, उसको टच किया, उसके बाद निकला। लेकिन किससे पहले निकला? निषेचन से पहले निकला। यही किया था या नहीं किया था? यही किया था या नहीं किया था? आंसर है बेटा जी ए। और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों ने लगाया है सही आंसर। क्या भाई? ये सोचो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मान लो ये है हमारा द्वितीय ध्रुवीय काय। कौन है ये? सॉरी, द्वितीय अंडक है, द्वितीय अंडक, जिसके ऊपर ज्यूना, पेलुसिडा, कोरोना, रेडिएटा, ये सब कुछ है। मैं वो अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये सब आया शुक्राणु, ये शुक्राणु आ गया, जैसे ही टच करेगा मेरे भाई यहां पर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरे भाई एक और कोशिका बन जाएगी, और वो जो कोशिका बनी है उसका नाम है क्या? द्वितीय ध्रुवीय काय। किसमें हुआ था? द्वितीय अंडक के साथ जैसे ही टच किया शुक्राणु, ये द्वितीय अंडक में मियोसिस सेकंड हो गया कंप्लीट। ये संरचना अब क्या कहलाएगी? अंडाणु। और ये क्या कहलाएगी? द्वितीय ध्रुवीय काय। अब इसके अंदर जो भी केंद्रक है ना, और जो आपका तारक केंद्र है, वो जब अंदर आएंगे उससे पहले, संलयन से पहले ही, या मैं बोलूंगा उसके निषेचन से पहले ही ये बाहर निकल जाएगा। खत्म, इतनी सी बात है, ये नष्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? शुक्राणु के प्रवेश के बाद, शुक्राणु का प्रवेश हुआ, टच किया, प्रवेश हुआ, उसके बाद जो द्वितीय ध्रुवीय काय जो था वो निकल गया। कब निकला? निषेचन से पहले निकल गया। खत्म। हाँ जी, चलें आगे। आर के क्यूट गर्ल, क्लियर है? सर सिनगेमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं? यस भैया, सिनगेमी इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें आगे। कुहू कुहू, क्लियर है ये वाली चीज? सर ये तो लल्लू प्रश्न था। आओ बेटा आगे पता लगेगा अभी तो। नेक्स्ट, 8वां, सूची पहली को सूची दूसरी से मिलाओ, बूझो तो जाने, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं सही। अच्छा, एग्जाम हॉल में क्या लेकर जाना है? इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं नंदलाल कुमार, ठीक है, कि एग्जाम हॉल में, नीट के एग्जाम में क्या करना है आपने, ठीक है। बस ओ माय गॉड, हिंदी पढ़ना कितना हार्ड है। अरे बेटा, इसके जैसा कोई हार्डेज नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं रिधिमा, इस वजह से आपको हिंदी थोड़ी सी टफ लग रही होगी, है ना। लेकिन एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे से पूछो, उसको डबल फायदा है। हिंदी में तो पढ़ ही रहा है, इंग्लिश के शब्द भी आ जाते हैं। एक तीर से दो निशाने लगा रहा है वो। और उसका नीट का जो पेपर है ना, वो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सर एडमिट कार्ड आ जाने के बाद क्या करेंगे? बेटा अपने पास रखेंगे, जब नीट का एग्जाम होगा लेकर चले जाइएगा, वहां पर चेकिंग होएगी। हाँ जी, अरे टाइमर तो समाप्त हो भी गया था और वापस से चालू भी हो गया। चलिए जी बेटा जी, कर लिया इसका आंसर? किया, कोई गलती करी? नहीं करी। सिंपल सा देखिए, ऋतुस्राव यानी आर्तव अवस्था, जिसमें एक मादा में जो अंत्य गर्भाशय भित्ति जो होती है, यानी एंडोमेट्रियम जो होती है, वो टूटती है, ठीक है, जिससे रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। अब आप मुझे बताइएगा, ऋतुस्राव या आर्तव अवस्था में जो हार्मोन्स है उनका स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। LHFSH का स्तर एकदम से धड़ाम देसी नहीं क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है, जो अंत्य गर्भाशय भित्ति को बनाए रखने के कार्य में सहायता कर रहे थे। अब जरा सोचिए, एकदम से गिर जाएगा तो अंत्य गर्भाशय भित्ति तो टूट जाएगी, तो बिल्कुल विघटन होता है। तो सी का है फर्स्ट। अब जरा देखिए, सी का फर्स्ट, ओ हो, यहां पर 2 में है, ठीक है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। सर स्त्रावी अवस्था, बाबू अभी मैंने आपको बताया था, स्त्रावी अवस्था में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। क्या? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। और यह चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्या कि भैया मान लो मैं हूं और ये घर है, इस घर की दीवारें टूट गई हैं। अब इसको बनाने का काम कौन करता है? मिस्त्री। और इसको बनाए रखने का काम कौन करेगा? एक घर का मालिक। फिर से सुनना, मुझे एक घर बनाना है, ध्यान से सुनना, मुझे एक घर बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बनाना है? घर बनाना है, घर की दीवारें बनानी। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा नहीं, एक मिस्त्री आया, उसने घर की दीवारें बना दी। चलो सर, घर की दीवारें बना दी, ठीक है।
लेकिन दीवार बनाने के बाद, घर बनाने के बाद उसको मेंटेन कौन करेगा? वो मिस्त्री मेरे घर में रहेगा क्या उसको मेंटेन करने के लिए? नहीं, मैं रहूंगा, अपने घर की दीवारों को बनाए रखूंगा, देखूंगा कहां कहां कमी आ रही है ना? तो कुल मिलाकर सोच समझकर मुझे बताएंगे, अंतःगर्भाशय भित्ति दीवार थी, उसको बनाने का कार्य कौन करता है? एस्ट्रोजन। और उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखना, स्त्रावी अवस्था जो होती है, आर्तव अवस्था की जो आखिरी अवस्था होती है, जिसे हम ल्यूटियल अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल अवस्था भी बोलते हैं, स्त्रावी अवस्था भी बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो अंतःगर्भाशय भित्ति की या अंतःगर्भाशय भित्ति को बनाए रखता है, मोटी बना देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे आकर वो भ्रूण वहां पर आकर चिपके। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, स्त्रावी अवस्था का दूसरा नाम क्या पुटकीय अवस्था होगा या पीतपिंड होगा? जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या होएगा? स्त्रावी अवस्था को हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा बेटा, स्त्रावी अवस्था को हम बोलेंगे, स्त्रावी अवस्था को हम बोलेंगे बेटा जी, याद रखना, क्या? पित्तपिंड अवस्था। क्योंकि ये जो पीतपिंड जो शब्द है, ये पीतपिंड क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेरे भाई हिंदी में बोलते हैं पीतपिंड। कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड पीतपिंड। अब जरा सोचिए, पीतपिंड प्रावस्था का मतलब एक ऐसी प्रावस्था, ल्यूटियल अवस्था, पुटकीय नहीं, ल्यूटियल अवस्था। ल्यूटियल अवस्था बोल दीजिए, पीतपिंड अवस्था बोल दीजिए। ल्यूटियल वर्ड किससे है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकाल रही है? प्रोजेस्टेरॉन निकाल रही है, और सीधी सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण कर रही है, जो अंतःगर्भाशय भित्ति को बनाए रखेगा। बताएं बेटा जी, समझ में आया या ऊपर से निकला? बातें मत करिएगा, समझ में आया ऊपर से निकला? समझ में आ गया तो जरा सोचिए, बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सी का फर्स्ट, बी का थर्ड। ये देखता और मेरा आंसर आ जाता। और इस अवस्था में, फॉलिकुलर अवस्था में, कौन सी अवस्था में? फॉलिकुलर अवस्था में कहीं ना कहीं फॉलिकल्स का निर्माण होता है, पुट्टिकीय प्रावस्था बोलते हैं, जिसमें फॉलिकल्स का, पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। खत्म, इतना सा था। बताएं, फंडा क्लियर है? जबरदस्त। सर प्लीज आज वीडियो बनाना। अभी रुक जा मेरे भाई, पहले इसको तो कर लें दे। कर लिया? चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? चलिए जी। शुक्राणुओं, पूंछ का, तंतुओं का विन्यास कितना होता है? लगभग मान के चल लीजिएगा, कितना? 9 माइक्रोमीटर के आसपास। क्योंकि उसमें क्या होते हैं बेटा जी? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो अक्षीय खंड जो होता है उसकी। आइए चलें आगे। हाँ जी, चलें आगे। आइए बेटा, नेक्स्ट 9th प्रश्न आता हुआ, धड़ाम धड़ाम आंसर लगाते जाइए बस। शुक्राणु जनन और शुक्राणुयन में क्या अंतर है? इजी प्रश्न है, सोच समझकर करिएगा, गलती मत करिएगा। सर रिप्लाई तो दिया करो, बताएं सैयद अली क्या पूछना चाहते हो? सर बच्चा गर्भ में सांस कैसे लेता है? बेटा सांस की जरूरत नहीं होती, आप सांस ले रहे हो, आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो आपके रक्त से होती हुई जा रही है आपकी कोशिकाओं तक। तो बच्चे के फेफड़े कभी भी काम नहीं करते हैं गर्भावस्था में, याद रखना। उस गर्भावस्था में माता के द्वारा जो ऑक्सीजन जो है वो रक्त से होती हुई बच्चे के पास जा रही है। ठीक है, पहले इसका आंसर दो, फिर उसका आंसर भी बताता हूं। ठीक है, ये प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है। कर दिया? हिंदी सो डिफिकल्ट नहीं बेटा, हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी तो बहुत आसान है। कई बच्चे बोल रहे हैं हिंदी डिफिकल्ट है। पहले तो सोच हमारी मातृभाषा क्या है। दूसरा, अगर कभी कोई चीज अंग्रेजी में पढ़ता है, लाइन समझ में नहीं आती, तो उसका हिंदी में अनुवाद करके समझ में आता है ना? नहीं, या अंग्रेजी में समझ में आ जाता है सब कुछ। हिंदी में चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, है ना, क्योंकि हमारी परवरिश हिंदी में हुई है। हाँ, वो बात अलग है जिसकी परवरिश इंग्लिश मीडियम में हुई है, जो इंग्लिश में है, ऑब्वियस बात है उनको इंग्लिश थोड़ा सा और अच्छे से आती होगी। जिसको हिंदी नहीं आती उसको इंग्लिश में समझ में आएगा। लेकिन भैया मेरी परवरिश, आप में से अधिकतर की परवरिश किस में होगी? हिंदी वातावरण में हुई होगी।
तो हिंदी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। यस, थोड़ा सा डिफरेंस किस चीज का आ जाता है, जैसे बायो में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो थोड़े से सुनने में लगेंगे, ओहो पीत पिंड, ओहो मानव जरायु, ये थोड़ा सुनने में हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे को नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं हिंदी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश का भी पढ़ने में और हिंदी का भी पढ़ने में। हाँ जी, ये है, ठीक है। तो कृपया करके यहां पर हिंदी इंग्लिश ना करें, आपस में लड़ाई ना करें, दोनों बेस्ट हैं, दोनों बढ़िया हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो हिंदी का ही बोलूंगा, हिंदी बेस्ट है। चलिए, दोनों ही बेस्ट है बेटा, अपनी अपनी कैटेगरी में दोनों ही बेस्ट है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको हिंदी अच्छी लगती होगी, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश अच्छी लगती होगी। ये बात अलग है कि जब वो उच्च कक्षाओं में जाएगा, हायर क्लासेस में जाएगा, तो डेफिनेटली उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन ऐसी कोई भारी डिफिकल्टी नहीं होती है, ऐसी कोई भारी समस्या नहीं होती है, आसानी से हल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो प्योर हिंदी मीडियम से जब वो हायर क्लासेस में जाते हैं, क्या जबरदस्त फाड़ू अंग्रेजी बोलते हैं बाद में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जी, शुक्राणु जनन क्या है, सीधा सीधा क्या, शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुयन क्या है, जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं, उनकी जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, उनके अंदर शुक्राणु का सिर धसा हुआ था, पोषण लेके अब वो उसकी किस में आ जाएंगी, शुक्र जनक नलिकाओं से बाहर आ जाएंगी, उस पथ में आ जाएंगी। अब जरा खुद सोचिए, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, यस बिल्कुल बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनक नलिका की गुहिका में मोचन हो जाता है। क्या यही किया था, यही किया था? यस सर, यही किया था, बिल्कुल सही है आंसर आपका डी। अब जरा जल्दी से मुझे एक चीज बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने इसका आंसर डी किया है, फोर्थ किया है? कितने बच्चों ने किया है फोर्थ? यही किया है, यही किया है, अरे वाह, मौज दिला दी बेटा आज तो आपने। गलत हो गया मोहम्मद मोहसिन, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं है ऐसी गलती करना। नहीं भैया, ऐसे बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं और बहुत सही आंसर दे रहे हैं, कृपया करके ऐसी गलती ना करें। ये सिंपल से प्रश्न हैं, इन सिंपल से प्रश्नों में गलती अगर करेंगे तो फिर कैसे होएगा। हाँ जी बेटा, आगे की हायर स्टडीज इंग्लिश में होती हैं। मोचन का मतलब होता है निकलना, मोचन का मतलब ब्रह्मालाल निकलना। सर बी किया था, अरे भैया बी, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु प्रसु बनते हैं। ना 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 ना, शुक्राणु यन जो है यात्रा करने वाला है, कौन? शुक्राणु। किससे बाहर निकलेगा? आपके किसमें से, जो शुक्र जनक नलिकाओं की सर्टोली कोशिकाओं से निकलकर उसकी गुहिका में आ जाएगा, मोचन हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। सर बीएचएमएस या बीएमएस एमबीबीएस अभी के लिए। 10वां प्रश्न, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन निकालती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, सोच समझकर करिएगा, गलती मत करिएगा, बातें मत करिएगा। जब बातें करनी होगी मैं फुल बातें करूंगा, मैं बहुत बतौला हूं, मैं खूब बातें करूंगा, लेकिन अभी के लिए कृपया करके आंसर दीजिएगा। जे बात, सर ऐसा लग रहा है नीट को तोड़ देंगे नीट को तोड़ देंगे, ये तो और भी जबरदस्त बात कर दी आपने भैया, नीट ही कोई तोड़ देंगे। सर मेरा कंफर्म ए है, देख लेते हैं एक बार। गलती क्यों कर रहे हो आयुषी सहानी? गलती नहीं बेटा, सिंपल सा प्रश्न है। हाँ जी, देखिए आपने जरूर पढ़ा होगा अपरा से कौन से हार्मोन निकलते हैं, अपरा से जरूर पढ़ा होगा। सर HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन ये निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन ये सब निकलते हैं, निकलते हैं ना? हाँ सर निकलते हैं, लेकिन मेरे भाई यहां पर वर्ड लिखा होता सहगर्भता को बनाए रखने के लिए। अब जरा सोचिए, क्या रिलैक्सिन सहगर्भता को बनाए रखता है? सोचो, क्या रिलैक्सिन सहगर्भता को बनाए रखता है? नहीं नहीं, प्रसव होने के पश्चात, रिलैक्सिन में वर्ड आ रहा है रिलैक्स, प्रसव जब हो जाता है,
बच्चा जब शरीर से बाहर आता है, ध्यान से सुनना, बच्चा जब शरीर से बाहर आता है तो हमारा ये जो श्रोणी भाग होता है, श्रोणी, यहां पर कुछ हड्डियां होती हैं, कोई श्रोणी मेखला नाम सुना है, श्रोणी मेखला, पैल्विक गिर्डल नाम से होती है। तो जरा सोचिए, ये बच्चा जब योनि पथ से बाहर आएगा, ठीक है, वेजाइनल पाथवे से जब बाहर आएगा तो ये हड्डियां थोड़ी सी खिसकेंगी और कहीं ना कहीं पैल्विक गिर्डल में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जोड़ होता है, एक संधि होती है, वो थोड़ी सी फैलती है जिससे बच्चा बाहर आता है। अब जरा सोचिए, हड्डी थोड़ी सी खिसक रही है तो बहुत भयंकर पेन होएगा, बहुत होएगा। अब उसको वापस से सामान्य अवस्था में लाने के लिए, रिलैक्स कराने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन। जरा सोचिए, ये सहगर्भता बनाए रख रहा है? नहीं रे, नहीं, ये थोड़ा ना सहगर्भता बनाए रखता है, ये सहगर्भता बनाए रखते हैं कौन? HCGH, ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्या कर रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलवा रहा था। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, स्तन ग्रंथियों का विकास करा रहा है। वहां पर जो वसा होती है उसको उसके अपघटन में सहायता करता है, जिससे दुग्ध के निर्माण में थोड़ी सी वृद्धि आ जाती है। कौन? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव अपरा लैक्टोजन। क्या करता है? स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। याद रखिएगा, कब? सहगर्भता के दौरान। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, अरे भैया ये तो मुख्य रूप से चाहिए उस भ्रूण के विकास के लिए। भैया आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। समझ में आया? याद रखना, ठीक है। चलिए जी, सर ए लगाया था, ए लगाया था, ए लगाया था रोशन सिंह। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जानता भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है सर। HCGH फुल नेम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है जी, गलत हो गया गौरव? भैया गलती ना करो ना, क्यों कर रहे हो? बता दिया, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, चलो जी आगे चलें बेटा। 11वां प्रश्न आता हुआ, आप कृपया करके, थोड़े से प्रश्न रह गए हैं, गलती मत करना, माता रानी की कसम है, गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न आता हुआ, सॉरी 11वां। जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH क्या कार्य करता है? बहुत ही लल्लू प्रश्न है, बहुत ही हलवा प्रश्न है, जल्दी से करिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। GnRH, जब ये चैप्टर पढ़ते हो ना तो ये चीज डेफिनेटली आप पढ़ते हो, GnRH क्या करता है। सर HCGH को हिंदी में बता दीजिए। मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन था। मानव, अरे इतनी देर से प्रश्नों में आ तो रहे हैं, मानव जरायु, मानव जरायु, मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन। इसका आंसर करो। भैया गलती मत करना, सोच समझ कर लेना। अगर आप 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लेना चाहते हो ले लिया करो, लेकिन गलती मत करना। ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करो और आंसर सटीक सही दिया करो। अगर पढ़कर आए हो तो बिल्कुल सही आंसर होंगे आपके। और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या? GnRH। कहां पर जाता है GnRH? कहां से निकलता है? जानते हैं ना ये GnRH कहां से निकलता है बेटा जी? ये निकलता है, इस तरीके से समझिए, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यहां से ये अग्रपीयूष है। कौन है ये? अग्रपीयूष है। यहां से निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन स्त्रावी हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किसके पास आता है? अग्रपीयूष के पास। रक्त स्त्राव के द्वारा आता है, रक्त नलिका के द्वारा आता है और यहां पर आकर प्रेरित करता है किसको? अग्रपीयूष को। निकालो 2 हार्मोन निकालो, LH निकालो, FSH निकालो, सिंपल। तो एक लड़का या एक लड़की, एक लड़का या एक लड़की, जब उनमें वयस्क अवस्था आती है, प्यूबर्टी आती है, तो उनके हाइपोथैलेमस से कौन निकलता है? GnRH।
किसके पास जाता है? अग्रपीयूष के पास, और निकलवाता है LH और FSH। कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो नर में होता है, मादा में भी होता है मेरे भाई, बस इतनी सी बात अलग है कि मादा में जल्दी हो जाता है, नर में बाद में हो जाता है। वयस्क अवस्था नर में थोड़ा सा लेट आती है, मादा में थोड़ा जल्दी आ जाती है। 10 से 12 साल में स्त्री लड़की में, और लगभग 12 से 14 वर्ष में किसमें बेटा जी? एक लड़के में वयस्क अवस्था आती है, GnRH निकलता है, अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH निकलवा देता है। अब ये साहब ये दोनों कार्य करते हैं, मादा में भी और नर में भी। खत्म। प्रश्न हमारा ये पूछा था कि ये GnRH क्या करता है भैया? सीधा सीधा अग्रपीयूष ग्रंथि पर LH और FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। खत्म। और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सर हार्मोन्स ब्लड में प्रवाहित होते हैं। यस बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो GnRH जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा ऐसे ही थोड़ा ना आ जाएगा, चलो चलो घूम के आते, नहीं, इसको डाला जाएगा किसमें? रक्त नलिका में। रक्त नलिका में डाला जाएगा किसको? इस हार्मोन को, जो रक्त नलिका इस अग्रपीयूष के पास आएगी, और GnRH यहां पर आकर उद्दीपन पैदा करेगा, स्टिमुलेट करेगा, प्रभावित करेगा, क्या निकालने के लिए? LH और FSH। ठीक है, डनाडन डन। सर 50% सिलेबस हो गया मेरा तो नीट का। ओहो हो, जबरदस्त। आइए आगे चलते हैं बेटा जी, इसका आंसर आप सभी का सही था क्या? सेकंड। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, 12वां प्रश्न। बिना बातें करें आपस में कृपया करके प्रश्न को देखिएगा, तभी आंसर लगाइएगा। क्षमतायन यानी कैपेसिटेशन कहां होता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज भरपूर आ रही है। सब राइट निकल रहे हैं सोनम, वेरी गुड। सर नीट के लिए कौन सी बुक? NCERT। सर हड्डी सजीव होता है निर्जीव होता है? मेरे भाई हड्डी कोशिकाओं से बनी हुई है। जब तक शरीर में कोशिकाएं, उस हड्डी की कोशिकाएं कार्य कर रही हैं, सजीव का भाग है। जब हड्डी खत्म हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तो शरीर की कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं। तो मेरे भाई हड्डी मेरे शरीर में सजीव भाग है, उसमें कोशिकाएं मिल रही हैं जो उपापचय प्रक्रियाएं कर रही हैं। हाँ जी, क्षमतायन कहां होता है? सर डी, सर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। क्षमतायन कैपेसिटेशन होता है मादा जनन क्षेत्र में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं क्षमतायन का मतलब? आंसर ये ठीक है, आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या क्षमतायन कैपेसिटेशन का मीनिंग जानते हैं आप? क्या आप ये जानते हैं मादा जनन पथ में ये कहां पर होता है? बताएं, क्षमतायन का मीनिंग जानते हैं? कोई बच्चा, कोई भी बच्चा अपने आप बताना चाहता है बता दे। बहुत बातें करते हो, आओ बातें करते, बताओ बताओ क्षमतायन का मतलब क्या होता है? नहीं जानते, नहीं पता। जानते हैं श्यामा, बताओ जल्दी से। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, इस तरीके से, और मुझे रेस लगानी है। क्या करनी है? रेस लगानी है, यानी मुझे कोई कार्य करना है। अब मैं भागने लग गया, यानी मेरे अंदर एकदम से ऊर्जा आई, मैं भागने लग गया। ये मेरी क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? किसी कार्य को करने के लिए अगर आपके बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, यानी आपके अंदर अब क्षमता आ गई है किसी कार्य को करने की, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्षमतायन, कैपेसिटेशन। भाई मैंने बोला तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम नीट का एग्जाम निकाल दोगे, लेकिन कब? जब आपके अंदर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? आप पढ़ने लग जाओगे, है ना, आप प्रश्न सही करने लग जाओगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करोगे। यही क्या कहलाएगी? आपकी कैपेसिटी। क्या करने की? नीट को, एग्जाम को क्लियर करने की। अब आप मुझे बताएं, ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु। बड़ा अजीब सा शुक्राणु बना दिया है। शुक्राणु का डायग्राम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये शुक्राणु है, ठीक है, ये इसका शीर्ष भाग होता है जिसमें क्या होता है? एक्रोसोम नाम का कुछ संरचना होती है। ये आपका अगुणित केंद्रक है, ये तारक केंद्र है, ये समीपस्थ तारक केंद्र है, ये दूरस्थ तारक केंद्र है। ये यहां से निकलकर एक अक्षीय तंतु बनाता है जो बाहर तक निकल जाता है। साहब ये शीर्ष है, ये गर्दन है, ये मध्य खंड है, ये पूंछ है। इतनी सी बात आप जानते हैं। अगर शुक्राणु की संरचना जानते हैं तो अब आप मुझे बताएं, ये शुक्राणु इस अंडाणु के पास आने वाला है
और इसके पास क्षमता होनी चाहिए, इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, इसके पास काबिलियत होनी चाहिए, इसके पास पावर होनी चाहिए। क्या करने की? निषेचन करने की। सब कैसे करेगा जरा सोचिए। इस अंडाणु के ऊपर कोई झिल्लियां होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा होती है, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा ना। कौन करता है सर? ये एक्रोसोम जो होता है ना, अग्रपिंडक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? अग्रपिंडक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसके अंदर होते हैं क्या? पाचनीय एंजाइम, जो यहां पर इन झिल्लियों का क्या करेंगे? पाचन। लेकिन प्रभु जरा इतनी सी बात बताओ, इस एक्रोसोम के आगे क्या प्लाज्मा झिल्ली है या नहीं? हां सर है। मुझे क्या हटानी है? जरा सोचिए, ये एक्रोसोम जो है मेरे भाई, ये काम कब करेगा? सर इसके अंदर जो ये पाचनीय एंजाइम है, ये कब काम करेंगे? जब आप हल्का 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 यहां से क्या हटाते जाओगे? प्लाज्मा झिल्ली हटाते जाओगे, या प्लाज्मा झिल्ली में से कुछ प्रोटीन्स हटाते जाओगे। जैसे जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली आगे से हट जाएगी, तो जरा सोचिए, एक्रोसोम क्या हो जाएगा? अब ढंग से कार्य कर सकता है। यही क्षमता क्या कहलाती है? क्षमतायन। यानी कुल मिलाकर इस शुक्राणु के अग्रभाग पर, अग्रपिंडक एक्रोसोम के आगे जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाना, उसको हटा देना, उनके प्रोटीन्स को हटा देना, जिससे एक्रोसोम क्या हो जाए? क्रियाशील हो जाए, उसके एंजाइम कार्य करने लग जाए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षमतायन। तो ये क्षमतायन कहां पर होता है बेटा जी? योनि में जैसे ही क्या किया जाता है? एक नर अपने शुक्राणुओं को, अपने वीर्य को योनि में स्थानांतरित करता है। जैसे वो योनि से पार होते हैं, जैसे ही योनि से निकलते हैं, ये क्षमता आ जाती है किस चीज की? क्षमतायन की। याद रखिएगा। हां जी, बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्षमतायन का मीनिंग समझ में आ गया? मेरे ख्याल से क्लियर है। मादा जनन क्षेत्र में होता है क्या ये क्षमतायन? वेजाइनल भाग से मतलब स्टार्ट हो जाता है और जैसे निकल जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है क्या? क्षमतायन। ठीक है। आगे जो आपकी जो गर्भाशय होता है, उसमें जैसे 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 आगे चलता जाएगा ये क्षमतायन बढ़ता जाता है। प्लाज्मा झिल्ली हटती जाती है। एक्रोसोम अब जैसे ही पहुंचेगा काम कर डालेगा, खत्म। ये था बेटा जी आपका कैपेसिटेशन, क्षमतायन। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी देर में समझाने में इतना ही समझा पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा, ये था 12वां प्रश्न। आगे चलते हैं मेरे भाई 13वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? सिंपल सा, हौले हौले करना, देखना, आराम से करना, बिल्कुल गलती मत करना। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ो, सोचो क्या होना चाहिए। वेरी गुड सुमंत कुमार, बहुत अच्छे। कहां चलें सर? कहीं नहीं बेटा, आगे अगले प्रश्न की ओर चलने के लिए बोला था। अजीत कुमार, प्रश्न पर ध्यान दे मेरे भाई। ठीक है मनीष विश्वकर्मा, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, हाँ जी, कर लिया पक्का? एपिडिडाइमिस याद है? एपिडिडाइमिस कौन होता है? अधिवृषण होता है। यहां पर वैसा ही प्रश्न, अब जरा सोचिए, ये 2016 का प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न 2019 में था। जिस बालक ने 2016 का प्रश्न देखा होगा, उसने देखा अरे 2016 में ऐसा प्रश्न आया प्रीवियस ईयर में, 2019 में वैसा ही प्रश्न उसको मिल गया। सोचिए, शुक्राणुओं का पथ याद है आपको? हाँ सर याद है। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका से वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिवृषण, अधिवृषण से आपका शुक्रवाहक। याद आ रहा है? याद आ रहा है? फिर वो शुक्रवाहक किसमें आगे खुल गया था? शरीर के जो हमारी जो अधर भाग जो होता है या श्रोणी गुहा जो होती है, वहां पर आकर कहीं ना कहीं मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा लेकर जो मूत्र मार्ग, जो मूत्राशय जो होता है, उसके नीचे शुक्राशय ग्रंथि होती है, उसकी नलिका के साथ जुड़कर स्खलन नलिका बनाता है। वो स्खलन नलिका फिर आगे जाकर खुल जाती है किसमें? मूत्र मार्ग में। ठीक है, तो कृपया करके नंदलाल बस कर बेटा, कितनी बार लिखेगा? बस कर, मैं बना दूंगा। ठीक है, पहले इधर फोकस कर। हाँ जी, तो परिवहन कैसा था? सीधा सीधा बेटा, वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस से शुक्रवाहक, बिल्कुल था। शुक्रवाहक से क्या था? अपवाही
वाहिनिकाएं और एक्चुअली इसमें शुक्र वाहक नहीं होएगा, इसमें वृषण जालिका, एपिडिडाइमिस, अपवाही वाहिनिकाएं और शुक्रवाहक। बाबूजी इसमें हो गई है गलती, वृषण जालिका से शुक्रवाहक। आहा, बताएं अब गलती क्या हो गई है। वृषण जालिका, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, ये हो गई है गलती। अब क्या गलती हो गई है मैं आपको बताता हूं। इसमें बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, वृषण जालिका, शुक्रवाहक नहीं, ये ठीक है। पता है इसमें गलती क्या है? इसमें गलती थी क्या, ये शुक्रवाहक की जगह शुक्रवाहिका होना चाहिए था, शुक्रवाहिका। अब आप बोलेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक सिंपल सी चीज आपको बताई, क्या बेटा, शुक्र जनक नलिका, आंसर सही है, शुक्र जनक नलिका से शुक्राणु किसमें आते हैं, शुक्र वाहिका, जिसको हम वासा इफरेंशिया बोलते हैं। फिर इससे किस में आते हैं मेरे भाई, याद रखना किस में बेटा जी, आपके नहीं, शुक्र जनक नलिका, अरे बाबू, शुक्र जनक नलिका से किस में आते हैं, वृषण जालिका में, वृषण जालिका में, वृषण जालिका से, यानी इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टीज। शुक्र जनक नलिका को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वृषण जालिका से किसमें आते हैं मेरे भाई, याद रखना किसमें, आपके शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिकाओं में या शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिकाएं जो होती है जिनको हम बोलते हैं वासा इफरेंशिया। फिर ये वासा इफरेंशिया से कई अपवाही नलिकाएं निकलती हैं। ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो क्या निकलती है, कई अपवाही नलिकाएं निकलती हैं और वो जाकर खुलती हैं किसमें, ये अपवाही नलिकाएं जो होती हैं, अपवाही नलिकाएं जो होती हैं ये जाकर खुलती हैं बेटा जी किसमें, आपके अधिवृषण में। और अधिवृषण जो होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और फिर यहां से खुलता है किसमें, ये शुक्रवाहक में, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये पथ होता है इस तरीके से, ठीक है। नीट क्या है बेटा, तू आया क्यों है फिर, नीट क्या है, अरे बाबू, हाँ जी, ये पथ याद रखना मेरे भाई, सिंपल सा था बेटा जी, याद रखना। शुक्र जनक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अपवाही नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक। फिर साहब ये शुक्रवाहक जो होते हैं ये स्खलन नलिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्खलन नलिका बनाते हैं। और स्खलन नलिका किसमें खुलती है, मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग का जो सिरा जो होता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। तो इस तरीके से परिवहन होता है किसका बेटा जी, शुक्राणुओं का। तो आपका आंसर जो था ना उसमें डी आंसर सही है, बस गलती यहां पर शुक्रवाही का आएगा। तो वृषण जालिका, कौन, वृषण जालिका से शुक्रवाहिका होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से अपवाही वाहिनिकाएं यानी नलिकाएं, और फिर एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण होगा, फिर अधिवृषण से शुक्रवाहक होगा। ये याद रखना, ठीक है। यस, इस चीज के लिए चलो आपको एक बोनस दे दिया जाता है ना, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है मेरे भाई, ये आपके उस बुक की गलती है जिसने यहां पर मिसप्रिंट किया है। चलो जी सर, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो मेरे भाई, ये लो स्क्रीनशॉट लेना, और नहीं भी लेना आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर है फंडा। और अगर आपको विश्वास ना हो मेरे पर तो अभी अभी थोड़ी देर पहले 2019 का ये जो प्रश्न था उसमें यही तो पथ दे रखा था, खत्म। 2019 के प्रश्न में यही तो पथ दे रखा था, शुक्रजनक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अपवाही धमनिका, अपवाही नलिकाएं, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, फिर स्खलन नलिका, फिर मूत्रमार्ग। यही चीज आपके 2019 में यूं के यूं दे रखी थी। सर किस क्लास की बुक, 12वीं कक्षा की बाबू, 12वीं कक्षा की। चलें आगे, आइए अगला प्रश्न बेटा जी मैंने जल्दी से चालू कर दिया। कुछ हार्मोन जैसे
HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं? ओए होए होए होए, जल्दी से। फंडा क्लियर है? वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है अनुपमा, मैं बात कर लूंगा बेटा, इसका आंसर लगा दिया। देखो ये तो भैया इतने सारे बच्चे हैं, ये तो भाई धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए। इतने सारे देख रहे हो, धमाधम आंसर आने चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं भाई, इतने सारे बच्चे हैं, फटाफट आंसर करो भाई। 500-600 बच्चा ऐप पे है, 350 यूट्यूब पर है। अरे धमाधम आंसर आने चाहिए, धमाधम फैल जाना चाहिए ये तो आंसर इसका। सिंपल सा, अपरा HCGH मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कौन उत्पन्न कर रहा था? अपरा। अरे और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा याद रख लो, ये सिर्फ कौन उत्पन्न करती? अपरा। ये सिर्फ कौन उत्पन्न करती? अपरा। हालांकि ये दोनों अंडाशय भी उत्पन्न करता है, ये भी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था अपरा। ठीक है, ठीक है यादव अंकित, ठीक है भैया, उसको भी पढ़ा देंगे, बस खुश। चलो जी, अब मुझे बताएं आप में से किसके 14 में से 14 प्रश्न सही हुए हैं? सर हां, अब देखो बेटा, आपने अब ये अगर 14 प्रश्न देखे, आपको आइडिया लग गया आपकी प्रिपरेशन कैसी है इस चैप्टर की? लग गया होगा ना? जो वाकई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया लगा ना कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, कितने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। जिनके अगर मैक्सिमम सही आंसर आए, इट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है इस चैप्टर की। जिनके नहीं आए हैं, कम गलतियां ज्यादा हुई हैं, इट मींस आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, है ना? तो अब आप मुझे बताएं, किसी के आए हैं 14 में से 14, 14 में से 13 हैं? कहीं होंगे, कहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, मना नहीं करूंगा। लेकिन एक आखिरी प्रश्न और देख लो, आज का लास्ट प्रश्न। अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन है। अगर पढ़कर आए हैं तो आप सही करेंगे। 1 मिनट का टाइम लेना, 1 मिनट का ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन गलती मत करना इस लास्ट प्रश्न में, बिल्कुल भी। बिल्कुल यादव अंकित जी, बिल्कुल आप बिहार बोर्ड से हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हाँ जी बिल्कुल पढ़ा दिया जाएगा। बस बेटा एक बार ये जो नीट का ये जो 45 डेज वाला जो था, एक बार ये खत्म हो जाए, फिर हम चालू करेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी, कर लिया? आहो, मजा आ गया भैया। शालिनी करदम, बिल्कुल बिल्कुल कर देना। ठीक है, चलिए। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते बताओ गौरव मौर्य? पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले एक बार इसकी बात कर लेते हैं। अब स्थानिक सगर्भता, सगर्भता का मतलब आप जानते हैं कि एक फीमेल जो है उसने गर्भ धारण कर लिया, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भ्रूण बनने की जो एक अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट, वो जब चिपक जाती है किससे? गर्भाशय की भित्ति से, तो हम बोलते हैं क्या हो गई? ये गर्भ धारण हो गया है ना? यही बोलते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? सगर्भता, जुड़ जाना किसका? कोरक पुट्टी का गर्भाशय की भित्ति से। अब आप मुझे बताएंगे, ध्यान से सोच समझकर मुझे बताइएगा। अब स्थानिक में स्थान वर्ड आ रहा है, स्थान। हाँ सर, एक निश्चित स्थान पर ही भ्रूण चिपकता है या कोरक पुट्टी चिपकती है। कहां पर? सोच समझकर मुझे बताएं। सर गर्भाशय में। फैलोपियन नलिका में तो नहीं चिपकती ना? आप मुझे बताएंगे, सिंपल सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या फैलोपियन नलिका में कोरक पुट्टी जाकर जुड़ती है? क्या अंत गर्भाशय भित्ति क्या फैलोपियन नलिका में होती है? क्या अपरा का निर्माण फैलोपियन नलिका में होता है क्या? नहीं, एक निश्चित स्थान पर हो रहा है। कौन? गर्भाशय के अंदर, अंत गर्भाशय भित्ति पर हो रहा है ना?
अब मैंने बोला एक ऐसा स्थान जहां पर सहगर्भता हो रही है जो वास्तविक स्थान नहीं है। जैसे फैलोपियन नलिका में अगर कोरक पुट्टी जुड़ रही है, इंप्लांटेशन हो रहा है, इस कंडीशन को बोला जाता है अपस्थानिक सहगर्भता, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। याद रखना, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अपस्थानिक सहगर्भता का मतलब क्या था मेरे भाई? जब आपका जो भ्रूण बनने की जो एक अवस्था थी कोरक पुट्टी, वो कहां जाकर जुड़ जाए? गर्भाशय के अलावा कहीं और जाकर जुड़ जाए, मेनली कहां? फैलोपियन नलिका में जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाती है मेरे भाई? आपकी अपस्थानिक सहगर्भता। और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने लगाया है बी आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये आज के प्रश्न थे हलवे। अब बेटा लगेंगे हलवे क्योंकि आप पढ़कर आए हैं। मैं क्या करूं? आप पढ़कर आए और आपके प्रश्न अगर सारे के सारे या 14 या 13 या 12 या 11 अगर सही हुए हैं, इट मीन्स आप पढ़कर आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो यस 15 में से 15, 15 में से 14, 15 में से 13। सर मेरे 2 गलत हुए, सर मेरा 1 गलत हुआ। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके सही हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा, और जिनके सही नहीं हुए हैं कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि कैसे और सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बालक हैं यहां पर। अशोक कुमार, मोहम्मद मोहसिन, शोएब, दिशा, हेमलता, रश्मि, रेणु, अवनी, डॉक्टर विजेंद्र, आर के क्यूट गर्ल। अब मजा आएगा, देखो नाम लेने में किसके कितने कितने सही हुए हैं अब पता लगेगा। ओके, यादव अंकित देख लिया बेटा जी मैंने, अजय कुमार, गीतांजलि, नागशेखर, आजम, विवेक। ये नाम भैया तेरा चेंज कर, तेरा बाप आया है, अच्छा नाम नहीं है बेटा, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना? अच्छा सा नाम रखो है। चलो जी, बहुत अच्छे। यश, यो, विकास सिंह, अंकित, विशाल, जगदीश, रश्मि, दुर्गा, महतो, वीरेंद्र, पीएस राजपूत, साहिबा, सोनू, शाश्वत, श्वेता, अरशद भाई, उपासना, सोनू, श्वेता, चलिए जी, प्रिया, करण अर्जुन, रिंकी, मोहम्मद रईस, ग्लाइडी, रोशन मेडिको, यादव अंकित, एनएस। चलो जी, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। लेकिन रुको, अरे थमो, रुक जाओ। आज है बेटा जी 28, कल होएगी 29 कल है संडे, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, ऐश करो, एक दिन की प्रिपेयर करो अच्छे से। किस चीज को? अगले अध्याय को, जो मंडे को होएगा। और कब होएगा मेरे भाई? 30 तारीख को होएगा। क्या होएगा? ये वाला चैप्टर, छोटू सा चैप्टर है, छोटू सा, लेकिन छोटा चैप्टर धमाका करता है ये, याद रखना, पढ़कर आइएगा। ठीक है, किस तरीके से जन्म नियंत्रण तकनीक होती है ना, और वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में ना, ये सब कुछ पढ़कर आइएगा मेरे भाई। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आइएगा। मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्लास में हम करीबन 450 से 500 बच्चा मेरी क्लास में होना चाहिए जो करेक्ट से करेक्ट आंसर दे। भैया अगला हमारा टारगेट है ये। ठीक है, तो आपके अगर दोस्त हैं उनको बुलाइए, साथ में बैठकर पढ़िए, उनको बुलाइए, बातें मत करिएगा। ठीक है, तो बेटा जी मंडे को होएगा ये वाला लेक्चर, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद वाले मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर क्या क्या आएगा अगले लेक्चर में, तो बता दिया बेटा, अगले लेक्चर में जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा। चौथा अध्याय है हमारी 12वीं कक्षा का। इसके बाद ये आएंगे, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो अगली क्लास का पहले ही बता देता हूं ताकि आप प्रिपेयर करके आए, ताकि आपको भी मजा आए और हमारी भी मौज हो, है जी। चलिए जी, आज का लेक्चर अगर लगा हो बेहतरीन, बढ़िया, मजेदार, कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और लास्ट में कमेंट करिएगा। मैं हाँ आज जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे आए थे, गुड बाय, टेक केयर, माय फ्यूचर डॉक्टर।